स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था, मिनरल्स के बारे में या खनिज तत्व के बारे में देखा। खनिज तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके बारे में हम लोगों ने जाना। ये कैसा न्यूट्रिएंट है। हमने कहा था कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हम लोगों ने क्या समझा, पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक का क्या होता है, एक माइक्रो होता है, दूसरा क्या होता है, मैक्रो होता है। ठीक, माइक्रो और मैक्रो जो 2 होते हैं। तो जो माइक्रो होते हैं ये क्या है, ये जो कैल्शियम होता है, मतलब जो खनिज तत्व हैं वो क्या है, माइक्रो हैं। इसमें क्या होते हैं, जो मैक्रो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। जो इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ पोषक तत्व, मतलब इसकी मात्रा, इसकी जो होती है, ये जो पोषक तत्व हैं इनकी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। ये कौन से होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा प्रोटीन होता है, तीसरा क्या होता है, वसा, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा माइक्रो होता है। ये जो चर्चा चल रही है, जो हम लोग अभी इस टाइम रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो क्या हम लोग माइक्रो के बारे में ही पढ़ रहे हैं। माइक्रो जो होता है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने कोई चीज़ स्टार्ट नहीं की, लेकिन क्या हमने देखा कि जो खनिज तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कितने आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। हमने इसको 3 आधार पर देखा था। एक संरचना के आधार पर देखा था, और दूसरा आवश्यकता के आधार पर देखा था, तीसरा कार्य के आधार पर देखा था। संरचना के आधार पर हमने क्या देखा कि स्वतंत्र होता है और संयुक्त होता है। एक स्वतंत्र होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र और संयुक्त। तो जिसके बारे में हम लोगों ने, और हमने क्या देखा था कि मिनरल्स क्या है, ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये अकार्बनिक पदार्थ है। जो कार्बोहाइड्रेट था, फैट था और क्या प्रोटीन था, ये कैसे थे, ये कार्बनिक पदार्थ थे। लेकिन ये सब क्या है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लेकिन हमको उन तीनों से, जो कार्बनिक पदार्थ थे, उन तीनों से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। लेकिन हमको इनसे जो है, ये जो मिनरल्स हैं, जो खनिज, जितने भी खनिज तत्व हैं, इनसे हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद भी इनका हमारे शरीर में बहुत से कार्य हैं, और जितने भी खनिज तत्व होते हैं सबके हमारे शरीर में कुछ न कुछ सबकी ज़रूरत होती है। और क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन ये बनाने का कार्य करते हैं। ये हमारे हड्डियों के लिए उपयोगी होते हैं, ये हमारे ब्लड के लिए भी उपयोगी होते हैं, ये हमारे दांतों के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कई तरीके का कार्य करते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, संतुलन का काम करते हैं। अब संतुलन किस किस चीज़ का करते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जल का संतुलन करते हैं, अम्ल क्षार का संतुलन करते हैं, परासरण का संतुलन करते हैं, तापक्रम का संतुलन करते हैं। मतलब कई तरीके का, जितने भी ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों का, ये जितने खनिज तत्व होते हैं सब क्या करते हैं, संतुलन करते हैं। और क्या करते हैं, इन सब का कुछ न कुछ शरीर में हमारे योगदान होता है। ठीक, और हमारे शरीर में ये क्या करते हैं, चयापचय की क्रियाओं में मदद करते हैं। तो इनका, जैसे कि हमने देखा कि खनिज तत्व जो 96% होते हैं हमारे शरीर में, वो कार्बनिक तत्व का होता है। ठीक, जितने भी और पोषक तत्व होते हैं उनका होता है। लेकिन मात्र 4% का, कितना, ये हमारा शरीर है, इसमें 96% किसका होता है, ये कार्बनिक तत्व का पदार्थ का होता है, और 96%, और ये 4% किसका होता है, 4% जो होता है ये खनिज तत्व ले लेता है। कितना, खनिज तत्व ले लेता है। और जब ये 4% खनिज तत्व ले लिया, जिसमें से 2% यानी आधा, ये 2% कौन ले लिया, कैल्शियम ने ले लिया। किसने ले लिया, कैल्शियम ने। अब इसमें से 1% किसने ले लिया, इसमें 1% किसने ले लिया, किसने, फास्फोरस ने ले लिया। तो बचा क्या कि जिसमें से 2% कैल्शियम ने ले लिया और 1% फास्फोरस का हो गया। अब 1% में जितने भी अदर आते हैं सबके हो जाते हैं, जो कि इसमें हमने क्या है, मात्रा के बारे में भी देखा था, किससे कितनी मात्रा में ज़रूरत होती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। और क्या कि सबसे ज़्यादा मात्रा में किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत हो रही है। ठीक, और हमने क्या, इसके वर्गीकरण किस 3 के आधार पर देखे थे, कौन कौन से। पहला क्या था, संरचना के आधार पर, दूसरा आवश्यकता के आधार पर, तीसरा कार्य के आधार पर। संरचना के आधार पर जो था वो स्वतंत्र और संयुक्त था। इसमें जो स्वतंत्र थे वो बिल्कुल स्वतंत्र थे, फ्री थे, वो अकेले भी कार्य करते थे। लेकिन जो संयुक्त थे वो किसी अन्य के साथ मिलकर, मतलब एक कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं कि कार्बनिक पदार्थ इसमें होंगे और दूसरा कोई
दूसरा खनिज तत्व होगा। मतलब इसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो फैट होगा। मतलब इसमें से ये एक कार्बनिक पदार्थ रहेंगे, दूसरे क्या रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, संयुक्त। संयुक्त मतलब ही क्या होता है कि दो चीज़ जुड़े होते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं संयुक्त। तीसरा क्या होता है, ये तीन थे, तीसरा क्या था, खनिज यौगिक था। क्या था, खनिज यौगिक था। तो खनिज में क्या था, इसमें क्या था कि एक कार्बनिक था, दूसरा क्या था कि एक कार्बनिक था, दूसरा क्या था कि अकार्बनिक या कोई मतलब मिनरल्स थे। लेकिन जो खनिज तत्व थे उसमें क्या थे, दोनों अकार्बनिक या दोनों खनिज थे, एक खनिज दूसरे खनिज से मिल रहा था। इसकी हम लोग पूरी डिटेल पढ़े थे कि जो खनिज तत्व था इसमें क्या था, हीमोग्लोबिन। हीम क्या था, हीम आयरन था। तो आयरन क्या है, ये आयरन क्या है, आयरन एक प्रकार का क्या है, खनिज तत्व है। लेकिन हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इस तरीके से हमने इन सबके एग्जाम्पल पढ़े हुए थे। स्वतंत्र में क्या था, कैल्शियम था, फास्फोरस था, और भी इसके कई एग्जाम्पल थे। तो ये क्या हो गया था, ये किसके आधार पर था, संरचना के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर हमने क्या देखा था कि जिसकी हमारे शरीर में कितनी मात्रा में किसकी मतलब ज़रूरत पड़ती है या कितना हमारे शरीर में ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें दो होते हैं, एक मुख्य था, दूसरा क्या था, एक मुख्य था, दूसरा क्या था, गौण था। तो इन सब के बारे में भी हमने डिटेल से देखा था। और तीसरा क्या था, कार्य के आधार पर। एक शरीर क्या थे, शरीर निर्माणक तत्व थे, और दूसरा शरीर नियंत्रण या नियामक तत्व थे। और इन सब के स्रोत के बारे में हम लोगों ने देखा, इन सब के कार्य क्या होते हैं, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, कैल्शियम के बारे में। जो यहाँ पर हमने लिखा है कैल्शियम, आज हम लोग देखेंगे कैल्शियम के बारे में। अब ये कैल्शियम क्या है, इसको देखते हैं। कैल्शियम जो है ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, इसकी हमने अभी तक क्या समझा, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा, आज इसके पहले भी हमने इसको देखा कि हमारे शरीर में मतलब खनिज तत्व के जितने भी खनिज तत्व ले रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे या लिख दीजिए खनिज तत्वों में खनिज तत्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में किसकी आवश्यकता हो रही है, खनिज तत्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता हो रही है। किसकी आवश्यकता हो रही है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक। यह सबसे ज़्यादा जो है ये कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है। और क्या होती है कि मतलब सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कैल्शियम यूज़ होता है। और उसके बाद जो होता है जिसमें से 4% में कितना, 2% कैल्शियम का स्थान होता है, कैल्शियम का स्थान होता है। और इसमें आपस में हमने इसके पहले भी जब विटामिन डी का क्लास हम लोग ले रहे थे तभी हम लोग पढ़े थे विटामिन डी के कौन कौन से फ्रेंड होते हैं, कौन कौन से। हमने क्या देखा था, विटामिन डी प्लस कौन से फ्रेंड थे कि कैल्शियम थे और फिर कौन था, फास्फोरस था ना। तो ये क्या थे, ये तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड है। मतलब किसी एक की कमी होने पर दूसरे के कार्य में बाधा पहुंचेगी। एक की कमी होगी तो दूसरा क्या हो, अवशोषित नहीं हो पाएगा, जितनी उसको जरूरत होगी अवशोषण होने की क्षमता में उसकी कमी आ जाएगी। तो ये क्या होते हैं, ये तीनों कौन कौन से, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक। तो ये क्या है, हमने क्या देखा कि 4% में 2% कैल्शियम का स्थान होता है। अभी हम लोगों ने समझा कि 1% किसका स्थान होता है, फास्फोरस का होता है। तो 4% में 2% इसमें कैल्शियम का स्थान होता है। और ये तीनों क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड है ना, जो भी आप लिखना चाहें। और क्या है कि हड्डियों में कैल्शियम का जुड़ना क्या कहलाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था कि
क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है कि जब हड्डियों में या हड्डियों के पास, जैसे ये हड्डी बनी हुई है, ठीक, और यहाँ पर ये जब यहाँ पर ये कैल्शियम जमा होता है तो यही या तो हड्डियों में कैल्शियम जब जुड़ता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो हड्डियों में कैल्शियम मतलब कैल्शियम का जुड़ना क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये इसको भी आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि हड्डियों में कैल्शियम का जुड़ना, कैल्शियम का जुड़ना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। तो हमने क्या देखा कि खनिज तत्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में 4% खनिज तत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन 96% जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और 4% में 2% किसका स्थान हो जाता है, कैल्शियम का स्थान हो जाता है। 1% कौन ले लेता है, फास्फोरस ले लेता है। बचा 1% में तो सारे खनिज तत्व आ जाते हैं। खनिज तत्व कितने होते हैं, 4 होते हैं। खनिज तत्व जो होते हैं वो 24 यानी 24 होते हैं, और जिसमें से हम लोग पहला पढ़ रहे हैं कैल्शियम। और कैल्शियम जो होता है ये कौन कौन से आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक विटामिन डी होता है, दूसरा कैल्शियम होता है, तीसरा क्या होता है, फास्फोरस होता है। किसी एक की कमी होने पर दूसरे की मतलब अवशोषण क्षमता में बाधा पहुंचती है, दूसरा जो है वो सही तरीके से अवशोषित नहीं होता है। फिर हमने क्या देखा कि हड्डियों में कैल्शियम का जुड़ना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। इतना हम लोगों ने समझा। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या देखते हैं कि हड्डियों में ये क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। और विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन डी और कैल्शियम क्या करते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब क्या मिलकर क्या करते हैं, हड्डी एवं दांतों का निर्माण करते हैं। क्या, हड्डी एवं दांतों का निर्माण करते हैं। और क्या करता है कि रक्त को जमाने की प्रक्रिया में किसका योगदान होता है, रक्त को जमाने की प्रक्रिया में कैल्शियम का योगदान होता है। रक्त को जमाने की प्रक्रिया में किसका योगदान है, कैल्शियम की भूमिका होती है। भूमिका होती है। और कैल्शियम का अच्छा स्रोत, सबसे ज़्यादा बेस्ट स्रोत कौन सा माना जाता है, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है, दूध होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि दूध में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है और आयरन नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि किसी बच्चे को सिर्फ दूध पे रखा जाए तो क्या उसके अंदर ब्लड की कमी नहीं होगी, नहीं, तो उसके अंदर क्या होगा, खून की कमी देखी जाती है। क्यों, क्योंकि दूध में जो है वो विटामिन सी और क्या, आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये क्या है, रक्त को जमाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका होती है, कैल्शियम की भूमिका होती है। और क्या, कैल्शियम का बेस्ट स्रोत क्या होता है, दूध होता है। ठीक, कैल्शियम का बेस्ट स्रोत क्या है, दूध है। और दूध में क्या नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। आप लोग ये पॉइंट नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये कैल्शियम कैसा पदार्थ है। अभी तक हम लोगों ने देखा कार्बनिक पदार्थ, लेकिन ये कैल्शियम कैसा पदार्थ है, ये अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक, तो ये क्या है, कैल्शियम के बारे में हम लोगों ने देखा। क्या देखा, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। जो कैल्शियम है ये कैसा पदार्थ होता है, ये अकार्बनिक पदार्थ होता है। कैल्शियम खनिज तत्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। खनिज तत्व की आवश्यकता कितनी होती है, 4% होती है, लेकिन 4% में 2% किसका होता है, कैल्शियम का होता है। 1% किसका होता है, फास्फोरस का होता है। खनिज तत्व कितने होते हैं, खनिज तत्व जो होते हैं वो 24 यानी 24 होते हैं। और क्या कि इसमें जो बेस्ट फ्रेंड कौन कौन से
होते हैं विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, ये क्या होते हैं, आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं। हड्डियों में कैल्शियम का जुड़ना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। और क्या हमने देखा कि विटामिन डी और कैल्शियम हड्डी एवं दांतों के निर्माण के लिए जरूरी होता है। फिर हमने क्या देखा, रक्त को जमाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका होती है, कैल्शियम की भूमिका होती है। और क्या देखा कि कैल्शियम का बेस्ट स्रोत क्या होता है, दूध होता है। अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि खनिज तत्व जो होता है वो 4% होता है और 2% का स्थान कैल्शियम का स्थान होता है, ठीक। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि अगर ये पूछा जाए कि खनिज तत्व का 50% स्थान किस तत्व में, मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो जिसका होता है, तो खनिज तत्व का 2% यानी ये आधा हो गया, यानी 50% किसका हो जाता है, कैल्शियम का हो जाता है। और 1% फास्फोरस का, बाकी 1% में सारे खनिज तत्व आ जाते हैं। जो हम लोगों ने 24 पढ़े हैं उसमें सारे खनिज तत्व आ जाते हैं 1% में, बाकी इन सब का स्थान हो जाता है। और आगे देखते हैं। तो इतना हम लोगों ने खनिज तत्व के बारे में देखा। और क्या देखते हैं कि ये खनिज तत्व जो होता है ये हड्डी निर्माण के लिए, मतलब कैल्शियम जो होता है ये हड्डी निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। जैसे जैसे क्या होता है कि भ्रूण का विकास होता है उसके शरीर में क्या होती हैं, हड्डियां बनने लगती हैं। क्या होता है, जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके शरीर में क्या होती हैं, हड्डियां बनने लगती हैं। उसके शरीर में हड्डियां बनने लगती हैं। लेकिन जब ये क्या होती है कि हड्डियां तो बन रही हैं, लेकिन ये हड्डियां कैल्शियम की नहीं होती हैं, किसकी होती हैं, कार्टिलेज की होती हैं। हड्डियां बनने लगती हैं, ये हड्डियां कैल्शियम की नहीं होती, किसकी होती है, कार्टिलेज की होती है। और क्या देखते हैं कि या कह सकते हैं कि भ्रूण के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन मैट्रिक्स। यही जो प्रोटीन मैट्रिक्स है इसी से हड्डियां बनना शुरू होती हैं। इसी से हड्डियां बनना शुरू होती हैं। ये प्रोटीन मैट्रिक्स क्या है, एक प्रकार का जाल है। मैट्रिक्स, और ये क्या है, प्रोटीन मैट्रिक्स एक जाल है। इसी में जितने भी खनिज तत्व हैं वो आकर फंसते जाते हैं। इसी में खनिज तत्व आकर फंसते हैं। यहीं पर कैल्शियम, यहीं पर क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं। कैल्शियम
फास्फेट बनाते हैं। यही धीरे धीरे क्या होते हैं, वो कैल्शियम फास्फेट बनाकर वो जमने लगते हैं, धीरे जमने लगते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हड्डियों का निर्माण होता है। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके शरीर में क्या होता है कि उसके शरीर में हड्डियां बनने लगती हैं। ये हड्डियां किसकी होती हैं, कार्टिलेज की होती हैं। और क्या होता है कि ये हड्डियां किसकी होती हैं, कार्टिलेज की होती हैं। भ्रूण के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन मैट्रिक्स पाया जाता है। भ्रूण के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन मैट्रिक्स पाया जाता है। इसी से हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं। और ये प्रोटीन एक क्या होता है, एक जाल होता है। इसी में सारे खनिज तत्व आकर फंसते हैं और वहाँ पर ही वह जमने लगते हैं, या वहाँ पर कैल्शियम और यहीं पर सारे खनिज तत्व आकर फंसते हैं। यहीं पर क्या होते हैं, कैल्शियम फास्फोरस मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं और यही धीरे धीरे जमने लगते हैं, जिससे हड्डियों का निर्माण होता है। तो इतना देखा। और यही क्या होता है, यही प्रक्रिया, जब यही जो कैल्शियम जम रहा है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन की कहलाती है। ठीक। और देखते हैं कि कैल्शियम, यही लिखिए, कैल्शियम का जुड़ाव, कैल्शियम का जुड़ाव क्या कहलाता है, कहलाता है। कहलाता है, या इसे क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन कहते हैं, या ओसिफिकेशन कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये दांतों का निर्माण करते हैं। और दांतों का जो बाहरी परत होता है वह डेंटिन और इनेमल का बना होता है। जो दांतों का क्या करते हैं, ये कैल्शियम जो होते हैं वह दांतों का निर्माण करते हैं। दांतों का बाहरी परत किसका बना होता है, किसका, डेंटिन का और इनेमल का बना होता है। लेकिन जो बाहरी परत, सबसे ऊपरी परत होता है वो इनेमल का होता है। उसके अंदर का परत किसका होता है, कि डेंटिन का होता है। यहाँ हमने क्या देखा कि कैल्शियम क्या करता है, कि दांतों का निर्माण करता है। और दांतों का ऊपरी परत क्या करते हैं, ये दांतों का निर्माण करते ही दांतों का बाहरी परत डेंटिन और इनेमल का होता है। इनेमल बाहरी लेयर और उसके बाद वाली जो होती है वह डेंटिन होती है। उसके बाद क्या होता है, इनेमल का प्रोटीन क्या कहलाता है, यहाँ पर लिख लीजिए कि यह दांतों का निर्माण करता है। यह दांतों का निर्माण करता है। और दांतों का बाहरी परत क्या है, डेंटिन, इनेमल। दांतों का बाहरी परत डेंटिन और इनेमल का होता है। लेकिन जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, दांतों की सबसे ऊपरी लेयर, वो किसकी होती है, इनेमल की। लेकिन उसके अंदर की लेयर क्या कहलाती है, डेंटिन की होती है। ठीक। और क्या देखते हैं कि इनेमल का जो होता है, इनेमल का प्रोटीन क्या कहलाता है, इनेमल का प्रोटीन केराटिन कहलाता है। केराटिन, इनेमल का प्रोटीन क्या कहलाता है, केराटिन कहलाता है। और क्या, डेंटिन का प्रोटीन क्या कहलाता है, डेंटिन का
प्रोटीन क्या कहलाता है? ये कोलेजन कहलाता है। कोलेजन कहलाता है। और क्या, कैल्सिफिकेशन एक क्या है? कैल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, कैल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कैल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ये क्या होता है जिसमें प्रोटीन मैट्रिक्स में क्या होता है, कैल्शियम आके जुड़ता है, जिसमें प्रोटीन मैट्रिक्स में क्या होता है, कैल्शियम के जुड़ने या जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैल्सिफिकेशन कहते हैं। फिकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। और कैल्सिफिकेशन में कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कैल्सिफिकेशन में कौन कौन होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक, कैल्शियम फास्फोरस कैल्सिफिकेशन में कौन कौन होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो हमने क्या देखा कि यह दांतों का निर्माण करता है। कौन दांतों का निर्माण करता है? कि कैल्शियम। और दांतों का बाहरी परत किसका बना होता है? डेंटिन और इनेमल का बना होता है। लेकिन इनेमल का प्रोटीन क्या कहलाता है? केराटिन के नाम से जाना जाता है इनेमल का प्रोटीन। डेंटिन का प्रोटीन कोलेजन कहलाता है या कोलेजन के नाम से जाना जाता है। और कैल्सिफिकेशन जो होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन मैट्रिक्स में कैल्शियम के जुड़ने या जमने की प्रक्रिया को क्या कहता है? कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। कैल्सिफिकेशन में कौन कौन जुड़ता है? कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है कैल्सिफिकेशन में जुड़ता है। और अब आगे देखते हैं। कैल्शियम फास्फोरस और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड कौन कौन जुड़ रहा है? कैल्शियम फास्फोरस और कौन जुड़ता है? कैल्शियम फास्फोरस और कौन जुड़ता है? कैल्शियम और हाइड्रॉक्साइड जुड़ते हैं। और ये क्या बनाते हैं? ये हाइड्रॉक्सी एपेटाइट बनाते हैं। हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। तो कौन कौन जुड़ता है? कैल्शियम फास्फोरस
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जुड़कर आपस में ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सी एपिटाइड बनाते हैं। कैल्शियम जो होता है ये हम लोगों ने क्या देखा कि कैल्शियम रक्त के जमने में हेल्प करता है और कैल्शियम क्या करता है, वृद्धि में सहायक होता है, वृद्धि में या शरीर की ग्रोथ जो है उसमें सहायक होता है, में सहायक होता। और क्या, ब्लड सीरम में कैल्शियम उपस्थित होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है। और क्या करता है, हृदय गति को बनाए रखने में जरूरी होता है, रखने में जरूरी होता है। और फैट को, कैल्शियम जो होता है फैट को पचाने वाला एंजाइम होता है, फैट को पचाने, कैल्शियम क्या करता है कि किसको किसको पचाने में हेल्प करता है। ये कैल्शियम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम किसको, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और किसको, फैट को, फैट के पाचन में मदद करता है, और यहाँ पर फैट जो हमने देखा इसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है या कौन सा एंजाइम इसको पचाने में मदद करता है, तो उसका क्या नाम है, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज क्या होता है, लाइपेज होता है वह सक्रिय करने का काम कैल्शियम करता है। ठीक, और आगे देखते हैं कि B12 के अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम जो है B12 के अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है। और क्या करता है कि नाड़ी जो नाड़ी संस्थान होती है या नाड़ी तंतु की संवेदनशीलता को कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम नाड़ी संवेदनशीलता को या नाड़ी तंतु को बनाए रखता है। कैल्शियम के हेल्पर हैं, या अब देखेंगे कि कैल्शियम के हेल्पर भी हैं और कैल्शियम के क्या होते हैं कि बाधक भी हैं। उसको देखेंगे कि इसके कौन कौन से हैं। इसके सहायक तत्व भी होते हैं कैल्शियम के, जो कि इसमें मतलब कैल्शियम के साथ मदद करते हैं, और इसके बाधक तत्व भी होते हैं कि जो बैरियर का काम करते हैं। क्या करते हैं, बैरियर का काम करते हैं, जिनके रहने पर कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये दोनों होते हैं। इसको देखते हैं। अब इसके हेल्पर कौन है या सहायक तत्व, और दूसरे कौन है, बाधक तत्व। कौन ऐसे तत्व होते हैं कि जो कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करते हैं या और क्या करते हैं कि उसके एक के साथ दूसरा तत्व मिलकर वो क्रिया को कंप्लीट करवाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं। विटामिन डी के अवशोषण में मदद करते हैं। क्या करते हैं, विटामिन डी। ठीक, अवशोषण में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करते हैं, कैल्शियम और कौन, कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस जब बराबर मात्रा में होंगे तभी दोनों का क्या होता है, तभी दोनों जब बराबर मात्रा में होंगे तभी दोनों का अवशोषण होगा। तो कैल्शियम और फास्फोरस इनका अनुपात कितना होता है, 1:1। ठीक, ये क्या होते हैं, बराबर मात्रा में होते हैं, तभी ये सहायक तो बन पाते हैं। बराबर मात्रा में हो
और क्या करते हैं कि ये प्रोटीन के अवशोषण में हेल्प करते हैं। ये जो क्या करते हैं कि प्रोटीन या लाइसिन जो होता है, और अब आगे बाधक तत्व में देखते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं। ये क्या होता है, इसमें पहला क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड। दूसरा क्या है, फाइटिक एसिड। ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। ये दोनों ही कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। कौन कौन से तत्व, एक पहला क्या है, हमने क्या देखा कि कैल्शियम के कुछ सहायक तत्व होते हैं और कुछ बाधक तत्व होते हैं, या कुछ हेल्पर का काम करते हैं, कुछ बैरियर का काम करते हैं। तो जो हेल्पर के काम करते हैं वो विटामिन डी होते हैं और फास्फोरस होते हैं, लेकिन जो बाधक तत्व जो बैरियर का काम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक ऑक्जेलिक एसिड होता है, दूसरा क्या होता है, फाइटिक एसिड होता है। ये क्या करते हैं, कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। अब ये प्रोटीन जो होता है, ये देखिए, ये किसके साथ, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ ऑक्जेलिक, ये इसको देखते हैं कि ये क्या है, कि कैल्शियम के साथ ऑक्जेलिक एसिड। ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। इसके दो बाधक तत्व हैं, एक ऑक्जेलिक एसिड है, दूसरा क्या है, फाइटिक एसिड। तो कैल्शियम के साथ क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ये मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाते हैं। कैल्शियम रिलेट, इसको इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्जेलिक एसिड बराबर, ये क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक, और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या करते हैं, ये हमारे जो अवशोषण में, हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं होने देते। कौन नहीं होने देते, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है, कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, जो कि ये क्या है, एक बैरियर तत्व है या एक बाधक तत्व है। ठीक, और आगे देखते हैं कि फाइटिक एसिड। अब दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, फाइटिक एसिड। ये फाइटिक एसिड जो होता है, फैटिक एसिड क्या होता है, अनाज के छिलके में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अनाज के छिलके में पाया जाता है। ये क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ मिलकर फैटिक एसिड मिलने पर क्या होता है, के साथ जब फैटिक एसिड मिल जाता है तो ये क्या करते हैं कि ये अघुलनशील हो जाते हैं, ये घुलते नहीं हैं। ठीक, कैल्शियम के साथ जब क्या होता है, फैटिक एसिड मिल जाते हैं तो ये अघुलनशील हो जाते हैं। यदि हमारे शरीर में ये क्या होता है, दो हो गए ना, एक ऑक्जेलिक एसिड हो गया और दूसरा क्या हो गया, फैटिक एसिड हो गया। यदि हमारे शरीर में अगर फाइबर की भी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो भी क्या दिक्कत होगी, तो भी अगर
किसकी मात्रा? फाइबर की मात्रा। फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने पर भी क्या होगा कि कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा ज़्यादा होने पर। का अवशोषण नहीं हो पाएगा। और किसका? मैग्नीशियम की मात्रा भी अगर ज़्यादा रहेगी, किसकी? मैग्नीशियम की, तो भी क्या होगा कि कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। और किसका? कॉपर का। कॉपर की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो भी क्या होगा? कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। और अगर बहुत टेंशन ले रहे हैं या बहुत स्ट्रेस है या तनाव की स्थिति में भी कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा, तनाव की स्थिति में भी। तो इतना हम लोगों ने देखा कि ये बाधक, इसके क्या होते हैं? कैल्शियम के दो तत्व होते हैं, एक सहायक होते हैं, दूसरा क्या होता है? बाधक तत्व होते हैं। जिसमें से ये जो सहायक तत्व होते हैं ये विटामिन डी होते हैं और कैल्शियम जो फास्फोरस भी होते हैं। और क्या होते हैं कि विटामिन सी भी क्या होता है? कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसमें ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि विटामिन सी भी कैल्शियम के अवशोषण में क्या करता है? मदद करता है। और बाधक तत्व में हम लोगों ने क्या देखा? एक ऑक्जेलिक एसिड है, दूसरा क्या है? फाइटिक एसिड है। और क्या? मैग्नीशियम की मात्रा अगर अधिक है, अगर फाइबर की मात्रा अधिक है, अगर कॉपर की मात्रा अधिक है, या तो तनाव की स्थिति में, इन सब स्थितियों में क्या होगा? कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, क्या कौन कौन से तत्व मिलकर बना रहे हैं? कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड जो होता है क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और फाइटिक एसिड जो होता है वह कहाँ पाया जाता है? अनाज के छिलके में पाया जाता है। ठीक, तो अब हम लोगों ने अभी तक इतना देखा। अब आगे देखते हैं कैल्शियम की अधिकता होने पर क्या होगा। कैल्शियम की अधिकता होने पर क्या होगा? कैल्शियम की अधिकता होने पर क्या होगा? मिल्क एल्केलाइन सिंड्रोम होता है। क्या होता है? कैल्शियम अधिकता होने पर क्या होता है? मिल्क एल्केलाइन सिंड्रोम हो जाता है। ये क्या होगा? अधिकता होने पर मिल्क एल्केलाइन सिंड्रोम हो जाएगा। और इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे दुग्ध क्षार सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दुग्ध क्षार सिंड्रोम भी कहते हैं। हाँ, और ये किस में होता है? यह प्रौढ़ व्यक्ति में, प्रौढ़ में और वृद्धों में हो जाता है, या वृद्धों में देखा जाता है। और इसमें क्या होगा? इसमें कैल्शियम का जमाव होने लगेगा। यह जमाव क्या होता है? रक्त, हड्डी, ऊतक कहीं भी हो सकता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम का, इसमें कैल्शियम का जमाव होने लगेगा। यह ब्लड में या हड्डी में या ऊतक में कहीं भी हो सकता है। और क्या होता है कि इसकी वजह से पथरी भी होती। ये अभी और देखिए कि ये एल्केलाइन सिंड्रोम कब देखा जाता है? उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है
यह इसमें आप लोग और नोट कर लीजिए, ये उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। कौन कौन उन लोगों में, मतलब किस लोगों में जिसमें मतलब ये जो है ये दिक्कत हो रही है, क्या, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम, ये किस में देखा जाता है? ये उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है या उन लोगों में ज़्यादा मिलेगा जिनको क्या होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, जिनको पेप्टिक अल्सर होगा। ठीक, ये क्या होता है कि क्यों उनको होता है कि वह जो दवा लेते हैं वह दवा क्या होती है, ज़्यादा क्षारीय युक्त होती है या ज़्यादा एल्कलाइन होती है। ठीक, एल्कलाइन युक्त होती है, क्योंकि वह जो दवा लेते हैं वह ज़्यादा क्षारीय युक्त होती है। ठीक, वह क्या होता है कि उन लोगों में ज़्यादा होता है कि जिनको क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर हुआ होगा। पेप्टिक अल्सर जिनको हुआ होगा उन लोगों में क्या देखा जाएगा, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम या दुग्ध क्षार सिंड्रोम इसे कहा जाता है, उन लोगों में देखा जाएगा। और ये किसको होता है, यह वृद्धों में और प्रौढ़ों में देखा जाता है। इसमें क्या होगा, कैल्शियम का जमाव होने लगेगा, रक्त, हड्डी, ऊतक, कहीं भी ये जमाव हो सकता है। और क्या होगा कि यह जो होता है ये पथरी, इसमें पथरी भी होती है, वो भी गुर्दे की पथरी, क्योंकि ये किसकी वजह से होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होती है, गुर्दे की पथरी भी देखी जाती है। ठीक, कैल्शियम की अधिकता से। और ये किसकी वजह से होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमाव से होती है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और क्या, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया, क्या, इडियोपैथिक हाइपर, ये देखिए हाइपर वर्ड आया है तो इसको समझते हैं कि हाइपर और हाइपो क्या होता है। हाइपर जो होता है कि हाइपर के नाम से ही होता है कि हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, कैल्शियम की कमी से होता है हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है कि कैल्शियम की अधिकता इसमें हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया होता है। तो इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया ये किस में होती है, शिशुओं में ये देखी जाती है, शिशुओं में कैल्शियम की अधिकता से होने, मतलब शिशुओं में देखी जाती है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया किस में देखी जाती है, शिशुओं में देखी जाती है। और अब बताया कि हाइपरकैल्सीमिया क्या होती है, कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा हाइपरकैल्सीमिया को प्रदर्शित करती है और हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम की घटी हुई मात्रा को बताती है। ठीक, और आगे हम लोग नोट करते हैं, आगे देखते हैं, हम भोजन के द्वारा जितना भी कैल्शियम खाते हैं, जितना भी कैल्शियम खाते हैं उसका क्या होता है, सिर्फ 30 से 40% ही, उसका 30 से 40% ही हमारे शरीर द्वारा अवशोषित होता है, हमारे शरीर द्वारा अवशोषित होता है। बाकी सब क्या होता है, बाकी सब विसर्जित हो जाता है,
बाकी सब विसर्जित हो जाता है। तो कितना कैल्शियम का हमारे शरीर द्वारा कितना अवशोषण होता है पर डे? सिर्फ 30 से 40% ही हमारे शरीर द्वारा अवशोषित होता है कैल्शियम का। ठीक, और अगर पूछा जाए कि इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया किसमें देखा जाता है, तो इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया शिशुओं में देखा जाता है। हाइपर किसको प्रदर्शित करता है? हाइपर जो होता है वह कैल्शियम की, हाइपर कैल्सीमिया जो होती है वो कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा को प्रदर्शित करती है। और हाइपोकैल्सीमिया किसमें देखा जाता है? यह कैल्शियम की घटी हुई मात्रा को प्रदर्शित करती है। और गुर्दे की पथरी किसकी वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होता है। और क्या, कैल्शियम की अधिकता होने पर क्या हो जाएगा? मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम देखा जाएगा। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे दुग्ध क्षार सिंड्रोम भी कहते हैं। किसको? कि मिल्क जो एल्कलाइन सिंड्रोम होता है इसे दुग्ध क्षार सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये किसमें देखा जाता है? यह प्रौढ़ और वृद्धों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें कैल्शियम का जमाव होने लगेगा। रक्त, हड्डी, ऊतक में भी कहीं भी कैल्शियम जम सकता है। ठीक, उन लोगों में ज़्यादा देखा जाएगा जिनको पेप्टिक अल्सर हुआ होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं? ज़्यादा क्षारीय युक्त दवाइयाँ लेते हैं। ठीक, और क्या हमने देखा कि हम भोजन के द्वारा जितना भी कैल्शियम खाते हैं उसका 30 से 40% ही हमारे शरीर द्वारा अवशोषित होता है, बाकी क्या होता है? विसर्जित हो जाता है। अब विसर्जित कितना होता है, कैसे होता है, इसको देखते हैं। विसर्जित जो होता है यह 3 के द्वारा होता है। एक मल के द्वारा होता है, दूसरा मूत्र के द्वारा, तीसरा पसीने के द्वारा। तो कितना mg जो होता है वह विसर्जित होता है मल के द्वारा जो होता है। इसको देखते हैं कि जो कैल्शियम विसर्जित होता है, विसर्जित होता है ये मल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मल के द्वारा होता है, मूत्र के द्वारा और पसीने के द्वारा ना। तो कितना mg होता है? कितना होता है कि मल के द्वारा 175 mg ये विसर्जित होता है। और मूत्र से कितना होता है? 125 mg। और पसीने से कितना होता है? 20 mg। ठीक, तो पूरा मिला देंगे इसको आप, तो ये कितना आएगा? 320 mg। ठीक, अर्थात ये क्या होता है कि हमारा शरीर कितना कैल्शियम अवशोषित करता है? सिर्फ 30 से 40% हमारा शरीर अवशोषित करता है। बाकी कितना परसेंट? ये 175 mg मल के द्वारा और मूत्र के द्वारा 125 mg और पसीने के द्वारा 20 mg, यानी टोटल क्या हो गया? 320 mg वो क्या करता है कि बाहर कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं कि अवशोषण हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और कहाँ? किशोरावस्था में, मतलब जो ये क्या हमने देखा कि कैल्शियम जो है वह किशोरावस्था में और शैशवावस्था में ज़्यादा जो होता है उसकी अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है या अवशोषण ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने इसके बारे में देखा। और क्या देखा? और क्या देखते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है, निकलने वाला हार्मोन क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। और क्या होता है कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब कैल्शियम का भंडार देखते हैं। कैल्शियम का भंडार कहाँ होता है? इस मतलब हड्डी में। कैल्शियम का भंडार ये क्या कहाँ होता है? हड्डी में।
और हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने कैल्सिफिकेशन और मतलब पढ़ा है। तो कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, मतलब यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए कि कैल्सिफिकेशन क्या होता है और डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है। तो कैल्सिफिकेशन क्या होता है कि जहाँ पर हड्डी में कैल्शियम का जुड़ना कैल्सिफिकेशन कहलाता है, और हड्डी में कैल्शियम का हटना, हड्डी से कैल्शियम का हटना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक, कैल्सिफिकेशन का बेस्ट सोर्स क्या होता है, चूना होता है। तो हमने क्या देखा, कैल्सिफिकेशन की हड्डी में कैल्शियम का जुड़ना कैल्सिफिकेशन कहलाता है, और हड्डी से कैल्शियम का हट जाना क्या कहलाता है, डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। और क्या अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर में मतलब कैल्शियम का अवशोषण कितना होता है, सिर्फ 30 से 40% ही होता है। और कितना मल के द्वारा कितना बाहर होता है, 175 mg बाहर हो जाता है, और मूत्र के द्वारा 125, और किसके द्वारा, पसीने के द्वारा तो 20 mg बाहर हो जाता है। तो इतना हम लोगों ने आज कैल्शियम के बारे में देखा। नेक्स्ट डे हम लोग क्या देखेंगे कि फास्फोरस के बारे में, क्या फास्फोरस के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 3 फ्रेंड थे, कौन कौन, विटामिन डी, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसको तो जानते ही हैं। उसके बाद क्या है, आज कैल्शियम को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे कि फास्फोरस को कंप्लीट करेंगे।